बहुत बुरा माहौल बन गया था उस टाइम पे, तो मतलब हिंदू मुस्लिम का छिड़ गया था। ये कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण भी दिए थे ना मौजपुर पे आके, लूटो मारो और जलाओ के नारे लगाने लगे। जाति देख के मतलब ये है कि कत्लेआम करे उन्होंने। और 2 घंटे लगेंगे मुझे सबको उड़ा देंगे। तो नफरत वाले घात लगा के बैठे हो। मुसलमान है, नाम पूछते हैं, आईडी पूछते हैं, कुछ भी ना है तो फिर पैंट खोल के देख रहे थे। इस तरह मारा। दोनों बच्चों की पैंट खुली पड़ी थी, चैन। 2 नंबर का कोई वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, ना कोई पुलिस आ रही थी। बार बार पुलिस यही कह रही थी कि हम आ रहे हैं, बस ऐसे कहती, बस इतना कह के फ़ोन काट देते वो लोग। अब किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में त्रिशूल, किसी के भाला। आज मेरा बच्चा चला गया, सारा अरमान सब मरा तो जो भी मरा गरीब में मरा, अमीर तो कोई मरा नहीं। जो हिंदुनी वहाँ थी हिंदू भाई की, उनने वीडियो बनाना चाहा था, उसका फोन भी फोड़ दिया गया। तो बच्चा शहीद हुआ था उस दिन। तो जब मैं मतलब बहुत आदमी आए थे दंगाबाजी करने के लिए, मारपीट करने के लिए, लेकिन वो गुजरों ने आदमी रोका, बोले नहीं इनको कुछ नहीं करना। रास्ते में ये जो भागीरथ बिहार की टी पॉइंट है, उस पर पुलिया पे मार के डाल दिया दोनों बेटों को। हाथ जोड़ते जोड़ते इतनी देर में तो एक जने ने भाई की गोली मार दी। जवान जवान मेरी बच्चियों की पढ़ने के लिए, हर एक चीज के लिए, सब चीज के लिए परेशान नहीं थी। मेरा कोई सहारा नहीं है। एक इंसान की जान इंसान नहीं ले सकते, खुदा के सिवा कोई नहीं। साल 2020 में दिल्ली दंगे हुए, उससे उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाके प्रभावित हुए, जिसमें मुस्तफ़ाबाद, सीलमपुर और उसके साथ साथ करावल नगर जैसे कई इलाके थे। मुस्तफ़ाबाद उसमें से एक है जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बहुत चर्चा में है। चर्चा में इसलिए चूंकि यहाँ से ताहिर हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं। मगर उन चीज़ों से इतर हटकर हम बात करने आए हैं दिल्ली दंगा प्रभावित पीड़ितों से, जो उस वक्त जिनके घर में कुछ कैजुअल्टीज़ हुई, जिनके बेटे या जिनके भाई या जिनकी पत्नियां या जिनके पति आज इस दुनिया में नहीं हैं। हम उन लोगों से बात करेंगे। उसमें से एक साहब हमारे साथ हैं, जानेंगे इनके साथ क्या हुआ था और आज की तारीख में इनकी कंडीशन क्या है, उस वक्त क्या हुआ था आपके साथ, ये सारी बातें आप बताइएगा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बाबू खान है। बाबू खान, सबसे पहले आप ये बताइए, आप ठीक हैं? ठीक तो नहीं हूँ, जब से बीमार चल रहा हूँ मैं तो अभी तक। बस परेशान हूँ, तबीयत मतलब इतनी खराब रहती है बस। और जब से बच्चे खत्म हुए हैं, मतलब ये है कि दुख इतना बड़ा है, सब पता है। और जब से बीमार चल रहा हूँ। क्या हुआ था उस वक्त जब जिस तारीख को आपके घर में दिक्कत हुई या जब दंगे भड़के थे, तो उस वक्त की कुछ चीज़ बताइए और आपके घर को कैसे नुकसान हुआ वो हमें थोड़ा बताइए। घर को क्या नुकसान हुआ था, मेरे 2 बच्चे थे, जो इसका एक का नाम आमिर था, एक कासिम था। तो ये 23 तारीख थी, इतवार का दिन था। ये कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण भी दिए थे ना मौजपुर पे आके। उसी दिन मेरा बच्चा जो है ना, छोटा वाला, उसके आमिर की बेटी को छोड़ने गया था, बड़े बेटे की। तो वहाँ रहा था पसौंडे में। उसने कहा नौका भाई, क्या नाम, मेरा दिल कर रहा है बेटी को छोड़ दिया। यहीं स्कूल में पढ़ती थी, छोटी बच्ची थी। तो मैं ठीक है भाई, मैं लेके आ रहा हूँ। उसी दिन फिजा खराब हो गई यहाँ पे। मैंने कहा बेटा यहाँ माहौल खराब है, यहाँ मत आइए। मैं कहा हाँ पापा, न्यूज़ देख लिया आपने। 3 दिन मेरे बच्चे वहीं रुके रहे हैं, जिला गाजियाबाद में। उसके बाद में सब कुछ शांत हो गया, अमन हो गया बिल्कुल। पुलिस फोर्स अच्छी तरह इंतजाम हो गया जी। सब नेशनल मीडिया ने सब कुछ बढ़िया दिखा दिया, न्यूज़ हर आदमी देख ही रहा। उसके बाद वो अपने घर को आए। रास्ते में ये जो भागीरथ बिहार की टी पॉइंट है, उस पर पुलिया पे मार के डाल दिया दोनों बेटों को। गोकुलपुरी थाने से थोड़ी सी दूरी का ही मामला, वहाँ पर वहीं मार के डाल दिया था। ये हुआ था। उसके बाद में थाने पहुंचे हम, 100 नंबर पे कॉल करिए सुबह को, यानी 27 तारीख में। पता चली ना, मैं 3 बॉडी आई हैं सुबह यहाँ पे, देख लो आगे 2 हमारी, एक किसी और की थी। ये हुआ था। अ, कैसे मारा गया आपके बच्चों को, कुछ इस बारे में पता चला था? कैसे मारा गया क्या, वो तो नफरत वाले घात लगा के बैठे वहाँ पे। मुसलमान है, नाम पूछते हैं, आईडी पूछते हैं, कुछ भी ना है तो फिर पैंट खोल के देख रहे थे। इस तरह मारा था। दोनों बच्चों की पैंट खुली पड़ी थी, चैन। जाति देख के मतलब ये है कि कत्लेआम करे उन्होंने। और वो तो झुंड के झुंडते, मतलब जैसे कि 100 सुअर एक शेर का शिकार करते हैं घेर के, इस तरह से गुंडागर्दी हो रही थी वहाँ तो। यानी कम से कम कितने बार हो रहे हैं, एक बेटे के मेरे कम से कम 30-35 बार तो एक बेटे के हो रहे हैं। इतने बंदे थे वहाँ पे, लगा लो।
किसी ने छुरी मारी है, किसी ने तलवार मारी है, किसी ने रॉड मारी है, ये हाल था। आपके बच्चों की बॉडी आपको पोस्टमार्टम के पहले मिली थी या बाद में मिली थी? पोस्टमार्टम हमारा हो गया आज 26 में मारे रात को, शाम को, तो 27 में हम थाने पहुँचे हैं। तो उस दिन तो हमें होशबासी नहीं रहा, देख के हालत ख़राब हो गई। फिर घर को चले आए। उसके बाद में अगले दिन हमें कागज़ कार्रवाई के लिए बुलाया था, यानी 28 तारीख 29 तारीख में पोस्टमार्टम होकर बॉडी दे दी हमें। बाकी 27 तारीख में शनाख्त करने के लिए भेज दिया था पुलिस ने, वहाँ पे मोर्चरी में भेज दिए थे ना, तो शनाख्त करा दी थी पहले ही दिन, जो बॉडी थी हमारी थी। अ, हम दरअसल ये पूछना चाह रहे थे आपसे कि आपको इसलिए हमने पूछा पोस्टमार्टम के बाद या पहले कि कुछ आपको ये जानकारी हुई थी कि किस हथियार से मारा गया था? कुछ निशान उसके शरीर पर बना हो? जी। देखो मैंने तो देखा है कि यहाँ पे जो है तलवार, छुरी, चाकू ऐसे कट लग रहे हैं, बिल्कुल कत्लेआम कर रखे हैं, मतलब अच्छी तरह। और कोई तेज धारदार हथियार मतलब यहाँ पे मारा गया तो 2 इंच गहरा गड्ढा खुला हुआ है, और ऐसे करके तलवार घुसी हुई है यहाँ पे। मतलब बड़ी बेरहमी से मारा उन सुअरों ने, जो बातें जो भी थे वो कमीने बड़ी बेरहमी से मारा। मतलब क्या करते थे आपके बच्चे? एक तो ड्राइवरी करता था, और एक जो है उसमें जींस पैंट का काम करता था। सिलाई का। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़कियां 3 लड़के हैं। तो अभी एक लड़का है आप? ना 3 है अभी। अच्छा 3 हैं 5 अभी। 5 हम्म। तो वो बच्चे ही घर में जो कमाई का ज़रिया था, वो क्या था? वो बच्चे कमाते-धमाते थे और वही तब कमाते थे, सबसे बड़े होंगे दोनों वो? नहीं, बड़ा तो अलग रहता है, बड़ा तो हुँ। बेकार ही है हमारा। हाँ, बाकी ये है कि उनसे ही दारोमदार बढ़िया चल रहा था, और तो ऐसे ही नकारे से हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा राजनीति होती है क्या? या फिर कोई जात-पात के का ही मामला है या फिर राजनीति का मामला है? राजनीति हो रही है, और क्या है। जात पात तो इन्होंने जहर तो घोल ही दिया राजनीति में, और क्या है। बाकी राजनीति हो रही है, और क्या हो रहा है। असल में ये बात हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं चूँकि आपके क्षेत्र में चुनाव हैं, पूरे दिल्ली में चुनाव हैं, तो उन्होंने बोला जो आरोप लगाए गए जिन पर जो जेल गए अ, उनके ऊपर आरोप लगे और इस बार उन्हीं को कैंडिडेट बना दिया गया। तो ऐसे में ताहिर को लेकर आप क्या सोचते हैं कि वाक़ई में वो आरोपी थे या फिर उन्हें एक मोहरा बनाया गया? क्योंकि जेल तो गए हैं वो। सबको सब पता है कि मुसलमानों के साथ में क्या हो रहा है। हमारे ही बच्चों को मार रहे हैं, और हम ही को मुजरिम बना रहे हैं। सबको पता है, मगर क्या करें, कर भी क्या सकें। सब पता है सच्चाई क्या है। आपकी तबीयत आपके बच्चों की डेथ के बाद से ख़राब होने लगी। हाँ, बस टेंशन रहती है, बहुत बुरा हाल है मेरा। अभी 15-20 दिन अभी रह गया हूँ उसमें हॉस्पिटल में, यानी 1 साल में 5 बार एडमिट हो गया मैं राजीव गांधी हॉस्पिटल में। क्या तकलीफ़ हुई थी आपको? बस एकदम घबराहट सी होती है, सांसें सी उखड़ती हैं, और ऐसा लग रहा गया तो तनाव सा हो जाता है। मुआवज़ा वग़ैरह कुछ मिला था? अब जो दिल्ली सरकार ने जब ही दे दिया, उसके बाद तो कोई ना पूछ रहा। शुरू में जब ही मिल गई तो कितना मिला था मुआवज़ा कुछ? 10 लाख रुपए कितने दिन के हैं बताओ। मजदूर आदमी भी मरे से मरा आज के टाइम में कितना कमा लेता है। नहीं तो दोनों बच्चों को अलग-अलग मिले थे या? हाँ, एक को बहू को मिले थे, एक को हमें मिले थे। 3 बेटी हैं बड़े बच्चे की, एक की उसकी घरवाली को मिले, एक के हमें। मरे से मरा आदमी कितने कमा ले आज के, जा 4-5 साल में 10 लाख कमा लेगा मजदूर आदमी भी। कै दिन के हो 10 लाख रुपए, कितने दिन खा लेगा आदमी ने। और लोगों के जहन में, दिमाग में है बहुत बड़ी रकम मिल गई, ऐसा कुछ नहीं। और कोई इंसान से बढ़ के कोई चीज़ थोड़ी होती है। पैसा तो हाथ का मैल होता है। आदमी जिंदा रहते मेरे बच्चे हो सके कुछ तरक्की करते तो और कुछ बन जाते, कुछ और ज़्यादा कमाते, क्या पता है। अच्छा एक चीज़ जो बार-बार मतलब कहा गया कि जिनके बच्चों की डेथ हुई या जिनके परिवार की किसी सदस्य की डेथ हुई, तो लोगों ने माहौल बनाने की कोशिश की कि जो लोग मारे गए वो भी दंगों में शामिल थे। ये कहा गया बहुत ज़्यादा। तो ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ चूँकि कभी होता क्या है कि किसी अपने मोहल्ले में या अपने इलाके में कभी कुछ हुआ मान लीजिए और उसमें मेरा घर किसी न किसी तरीके से शामिल है। मेरे घर का कोई मर गया या मेरे घर के किसी सदस्य को पुलिस उठा ले गई या फिर किसी के ऊपर आरोप लग गया। तो होता क्या है कि
फिर सारा माहौल शांत होने के बाद हमारा परिवार है, हमारा घर है, वो मोहल्ले में थोड़ा-सा अलग तरह से हो जाता है। उसको लोग अलग तरह से ट्रीट करने लगते हैं। फिर बातचीत अलग हो जाती है, व्यवहार अलग हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था? क्या बताऊँ इस मामले में? देखो बदलाव तो होता है, खैर बाकी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा इस मामले को। मैम क्या नाम हुआ आपका? सीमा बेगम। सीमा। बेगम। सीमा बेगम। सीमा जी, 2020 में जो हुआ था, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए और आपका घर उस चीज़ से किस तरह प्रभावित हुआ? उसके बाद हम आपसे 2-3 चीज़ें और पूछ लेंगे, शायद आप बता पाएँ, थोड़ी आपकी मदद हो पाए। समाज हमारे बेटे सर्कस आया था, छीन के ले गए दुश्मनों ने। हमारी ये कम्युनिस्ट पार्टी हमारी साथ दे रही है अभी तक, और कोई नहीं साथ दिया हमारा। हम गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं अभी तक। हमारे सर्कस आया, छीन लिया, कमाने वाला नहीं बचा मेरा। हम बहुत गरीबी हालत में हम जी रहे हैं, खाने पीने हर एक चीज़ की तरह। हर वक्त हमें साथ, अभी कम्युनिस्ट पार्टी मेरे साथ है। जब बुलाते हैं, जब मैं आ जाती हूँ, इतनी दूर से आती हूँ, जब आती हूँ तो मुझे याद आता है इस बातों का, अपने बच्चों का। मैं इससे ज़्यादा बोल नहीं सकूँगी। क्या नाम था आपके बेटे का? मोहम्मद राजा अरशद नाम था, राजा अरशद। क्या हुआ था उसके साथ? उसके साथ ये हुआ कि वो काम करने गया था बच्चा मेरा, काम करके लौट के आ रहा था। दोपहर में 2 बजे बोला, अम्मी मैं आ रहा हूँ। मैंने कि शांत माहौल है तो बेटे बोले शांत माहौल है अम्मी, मैं आ जाऊँ। मैंने कि बेटे आ जाओ। फिर उनके बाद मेरे बेटे से बात नहीं हो पाई। काम करने गया था मेरा बच्चा, काम करके लौट नहीं पाया। घर मेरा मजदूर बच्चा बोला, अम्मी अगर छुट्टी कर लूँगा तो कल को खाना में कहाँ से खाएंगे, हमारे सब भाई बहन भूखे रहेंगे। इस वजह से चला गया था मेरा बच्चा काम पे से लौट के नहीं आया पाया। मैं 6 दिन से खोजते खोजते, यूपी पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया, तो फिर दिल्ली पुलिस वाले साथ दिया कि तुरंत ही हमारा बच्चा मिल गया। 6 दिन 2020 के बाद आज इतना वक्त हो गया है, आपके बेटे के लिए आपने जब पुलिस में गुहार लगाई या फिर सरकार ने मुआवजे की बात करी थी, कुछ आप लोगों को मदद मिली या नहीं मिली? मिली मदद, मुआवजे मिली, मदद मिली, मगर मदद मिलने से हमारा बच्चा तो लौट के नहीं आया ना, मगर कोई अभी तक सुनवा नहीं है। कितना मुआवजा मिला था आपको? 10,000 रुपये मिला था। 10,000 रुपये सिर्फ? 10 लाख मिले था। 10 लाख? हाँ, 10 लाख मिला था। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा औलाद चाहिए, मुझे पैसे नहीं लेना किसी। ऐसा जैसा हमारे साथ आज हुआ है, आगे आप किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये अब ये दंगा, हर चीज़ इसको ख़त्म करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। इनको दोबारा नहीं आना चाहिए। ये किसी की गरीब के सर पे साया नहीं छीनना चाहिए। आज मैं कैसे जी रही हूँ, रात हमारी दिन कैसे कट रही है, अल्लाह न करे किसी के आगे ये दिन आए। हम बहुत परेशान हूँ, मजबूर हूँ मैं आज। कोई बात नहीं, आपकी बात नहीं। हमारे साथ बड़ी बड़ी लड़की हो गई है, मेरा कोई सहारा नहीं है। जवान मेरी बच्चियों की पढ़ने के लिए, हर एक चीज के लिए, सब चीज के लिए परेशान रहती। 6 लड़की, हमारी 6 लड़की है हमारे पास। बहुत परेशान हम, कैसे अभी करके 2 पैसे करके कैसे कैसे छोटी मोटी दुकानें करके कैसे कैसे करके हम बच्चों को पाल रहे हैं। आज मेरा बेटा होता बोला, अम्मी हम सारे बहन की शादी करेंगे, सबको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, भाई को दिल्ली पुलिस बनाएंगे। मेरा भाई कुछ भी नहीं कर पा। आज मेरा बच्चा चला गया, सारा अरमान सब। हम कभी सोचे नहीं थे कि हमारे साथ ऐसा होगा। उम्र बाहर निकल के मेरा बच्चा रोड पे मारा गया, रोड पे से जा रहा था, रोड पे मार दिया।
मेरे बच्चों को। उसके बाद आपने अपने बच्चों को कभी नहीं देखा? मैं कभी नहीं देखा, मैं अपना बच्चा सब क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नसीम आलम। नसीम आलम साहब, आप जब उसके बाद जब उस वो तो शायद कुछ ना बता पा रही हो, उन्होंने बाहर ना गई हो, चीज़ें ना देखी हो, लेकिन उस वक्त की चीज़ें अगर आप कुछ बता सके कि क्या हुआ था, उसके बाद आपको कितनी मदद मिली, कितनी मदद नहीं मिल पाई। और एक चीज़ होती है कि जब कोई कांड होता है या कोई बात होती है और अगर उसमें हमारा घर किसी भी तरह से शामिल हो जाता है तो आस पड़ोस में या कहीं और से फिर हमको लोग दूसरी नज़र से देखने लग जाते हैं। तो क्या ऐसा आपको तो नहीं भुगतनी पड़ी ऐसी चीज़ें? नहीं, खैर ऐसा तो कोई बात नहीं हुई है। जहाँ हम गुजरो एरिया में रह रहे थे, उस समय किराए पर रह रहे थे, बेचारे ने बहुत सहायता किया था मेरे। वहाँ पे दंगे वाले आए, लेकिन वो गुजर आदमी थे, लेकिन फिर भी उसने बोला कि इन्हें कुछ नहीं कर सकते हो, ये हमारे मकान में रह रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं कर सकते हो। सहायता बहुत बेचारा किया था हमारे को, है ना। कितने वक्त के बाद आपको मुआवजा मिला था? मुआवजा तो खैर मुझे मिल गया था। आपको 3 मार्च को हमारा बच्चा जो मारा गया था, मट्टी हो गया था, और 2 मार्च को मुझे मिट्टी मिली थी। 3 मार्च को मिट्टी मैंने करा, और वही 10 मार्च तक में मेरा मुआवजा आ गया था मेरा। और आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे तो मेरे पास 10 थे, तो अब 9 बच्चे हैं मेरे पास। अच्छा। हाँ जी, 3 लड़का 6 लड़कियाँ। तो जिसकी डेथ हुई है वो सबसे बड़े थे? वो सबसे बड़ा लड़का था। तो काम धंधा वही करते थे घर में? हाँ, काम वही करते थे। उनके जाने के बाद फिर घर में कैसे क्या संभला? अब ऐसा है, उसके जाने के बाद में देखो, कुछ तो हम काम करने लग गए, कुछ ऐसा पढ़ाई के बारे में हमारे CPRM वाले ने सहायता कर रहे हैं, और बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए सब सहायता कर रहे हैं बच्चों को। वो ये नहीं कि हाँ, जहाँ भी अभी कॉलेज में नाम लिखाने के लिए तो CPRM वाले ने पैसे दिए, इतने पैसे दिए, वो सब एडमिशन करवाए उन्होंने। सब पढ़ाई का सहायता हमारे CPRM वाले ने कर रहे कुछ हैं। आप लोगों को पता चला था कि दंगा भड़का कैसे था, क्या हुआ था, कुछ ये बात मालूम पड़ी थी आप लोगों को? देखो, दंगा भड़काने वाला तो जो था, दंगा भड़का ही दिया। उसमें जब हमारा बच्चा चला ही गया, तब क्या कहेंगे हम। दंगा भड़काने वाला जो था, दंगा भड़का ही दिया, दंगा भड़का के छुप गया। जिसका मरा तो जो भी मरा गरीब मरा, अमीर तो कोई मरा नहीं, सारे गरीब मरे हैं। अब बच्चे जो बाहरी थे वो मरे हैं, जो काम अब एक दिन काम नहीं करेंगे, दूसरे दिन रोटी नहीं बनेगा घर में। तो हमें तो रोज कमाना है, जब चूल्हा जलेगा हमारा, जब काम नहीं करेंगे तो चूल्हा कहाँ जलेगा। दंगा भड़काने वाला तो कपिल मिश्रा है ही है, आँख से दिखता नहीं है, लेकिन हमें अभी तक भी CPRM वाले ने सहायता कर रहे हैं मेरा। अभी तक जो काम होता है इनको कहते हैं, पूरा सहायता करता है। ये BJP वाला या कोई भी हमें कोई सहायता तो नहीं किया। तो जब ये सब कुछ हुआ था, जब आपके घर में आपके बच्चे की डेथ हुई थी, क्या दंगे के बाद ऐसा भी हुआ था कि उसके बाद आपके घर वालों को बाहर ना निकलने दे रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था हमारे साथ। वहाँ से मुझे बहुत आदमी ने बोला, घर से एक दिन जिस दिन दंगा हमारा हुआ था, बच्चा शहीद हुआ था, उस दिन तो जब मैं बहुत आदमी आए थे दंगाबाजी करने के लिए, मारपीट करने के लिए, लेकिन वो गुजरों ने आदमी रोका, बोला नहीं, इनको कुछ नहीं करना। लेकिन ना उनको पता था कि हाँ भाई इनका बच्चा मारा गया, या ना हमें पता था कि मारा गया। दंगा हो ही रहा था, पुश्ते पे 144 लगा हुआ था, कहीं जाने के लायक नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो किराए पर रह रहे थे उसी के मकान में। तो बोला ऐसा है कि आप लोग को कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब दंगा ठंडा हुआ उसके बाद में उन्होंने बोला, देखो यहाँ से आप लोग, मीडिया वाले से पहुँचे थे, बोले ऐसे है कि यहाँ से आप लोग चले जाइए, अपनी मुस्लिम एरिया में चले जाइए। तो वहीं पे फिर हम लोगों ने मकान खरीदा, जो 10 लाख रुपये मिला था, उसी पैसे का हमने मकान खरीद लिया। तो अब मुस्लिम वाले एरिया में रह रहे हैं। और सबसे मेन बात कि देखिए, सब कुछ होता है, सबके साथ दिक्कत होती है, और एक वो वक्त था। जान नहीं लेना चाहिए किसी का, जान तो लेने वाला खुदा होता है। जो चीज़ गुजर गई, ये नहीं आना चाहिए आगे। अब मेरी बस यही है कि अब किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।
एकदम कुछ बिल्कुल ये सब खत्म होना चाहिए। एक इंसान की जान इंसान नहीं ले सकते, खुदा के सिवा कोई नहीं। इस चीज़ को ख़त्म करना है, बस मेरी यही है। हम जैसे आज रो रहे हैं, इंसान तो सभी जाना एक दिन, मगर के इंसान दुनिया में कुछ भी मेरा बच्चा देख नहीं पाया। मेरा बच्चा बोला मैं शादी नहीं करूँगा, हम सबको निभाऊंगा, मैं सबको पढ़ा लिखा के मैं अच्छे बनाऊंगा। आज मेरा बच्चा दुनिया से चला गया। आज मैं रोती हूँ रात दिन, एक बाप का भी सहारा नहीं बचा। एक मेरे बेचारे ऐसे ही थे, मीडिया वाले बेचारे, उसने थोड़ा मदद किया था हमारा, तो छोटी सी दुकान मैंने करी, तो उस मदद से मैंने अपने बच्चे यही लड़का था। अभी क्या करते हैं आप? अब दिखाए आँख से देता नहीं है, आँख बनवाया हूँ, कुछ देर इतना दिखाए साहब देता नहीं है। अब जैसे दाल रोटी चल रहा है आदमी, बस कोई दुकान चला रहे हैं आप? वो दुकान कर दिया था, मीडिया वाले ने आया था, अच्छा। उन्होंने दुकान करवाया था, 50,000 रुपया पूंजी दिया था, तो उसी से 50,000 पूंजी से अपना काम कर रहे हैं। नहीं होता है, बस वही छोटी मोटी कचरी वचरी की दुकान है बस, और कुछ भी नहीं आ सकता उसमें। दुकान में भी पूंजी हो बहुत सारे तभी दुकान चलेगी। मैं बच्चों की चीज़ रखती हूँ दुकान में, खाने पीने का, बस और कुछ भी नहीं है हमारा सहारा। उसी में जो बनता है, कभी नहीं बनता बस। और लोगों का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जो चीज़ गुजर गई उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश होगी, और जो चीज़ है उसमें हम लोग को सबको काटना होता है। क्या नाम हुआ साहब आप? मेरा सलीम कस्सार नाम है। ये जो दिल्ली दंगा है उससे प्रभावित क्षेत्र है मुस्तफ़ाबाद। क्या हुआ था आपके साथ? आप पूरा डिटेल में शुरुआत से बताइएगा, और आपके घर में क्या नुकसान हुआ था सब कुछ बताइए। मैं सन 86 से शिवयार में रह रहा था, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, मुस्ताबाद भी नहीं बना था, शिवयार था। जब शिवयार के अंदर रह रहा था तो सन 91 में और 92 में बाबरी मस्जिद का भी मसला आया था। जब भी कोई ऐसा डर दहशत नहीं थी, भाईचारा बना हुआ था, हिंदू मुस्लिम एकता थी। वहाँ हमारा अकेला मकान था शिवयार में, और बाकी सारी बिरादरियाँ थी, हिंदू हैं, पंडित भी थे, जाट भी थे, गुजर भी थे, सब लोग वहाँ रहते थे प्यार मोहब्बत से। ये सन 2020 में इस तरीके का एक तूफ़ान उठ के चला आया, जो अच्छे भले हम वहाँ खाते पीते थे। मेरी सेफ हलवारी के कारखाने थे, मैं ऑटो चलाया करता था, मेरे लड़कों के कारखाने 2 थे। सवेरे 24 तारीख को मैं ईदगाह गया हुआ था, वहाँ दुआ थी इज्तिमा की। वहाँ से जब मैं आ रहा था लौट के तो 3-4 बज रहे थे। उधर से जब मैं आया तो सीलमपुर में रास्ता बंद था। फिर सीलमपुर से रास्ता बंद था तो मैं दुर्गापुरी होकर के इधर आ गया, तो देखा तो मौजपुर में भी आके रास्ता बंद था सारा कुछ। तो वहाँ ये सुनने में आ रहा था कि कपिल मिश्रा और डीसीपी वहाँ बैठे मेट्रो स्टेशन पे हैं, और कपिल मिश्रा कह रहा है कि या तो उठ जाओ आज, अगर नहीं उठते हो तो फिर मुझे उठाना आता है, और 2 घंटे लगेंगे, मुझे सबको उड़ा देंगे अभी। तो हमने इस चीज़ों को गौर नहीं करा। हम ऑटो लेकर के मैं सीधा गोल चक्कर से सीधा उधर पहुंच गया इंदिरापुरी की तरफ। शिवबिहार से रास्ता नहीं था जाने का, शिवबिहार में मुस्ताबाद वाला रास्ता बंद कर रखा था। इंदिरापुरी से मैं अपने घर पहुंच गया 4 बजे। रात भर पूरी रात वहाँ हंगामा होता रहा शिवबिहार में। अकेला हमारा एक मकान था बस, बाकी सब हिंदू थे, अकेला एक मैं ही मुसलमान था। तो वहाँ मुझसे जब तक तो कोई लोग कुछ कह नहीं रहे थे। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। कोई जगदीश प्रधान जिंदाबाद, कोई कपिल मिश्रा जिंदाबाद, कोई कह रहा कटुओं को आज बिल्कुल ख़त्म कर दो, कोई कुछ कह रहा था। मगर हमारे घर पे कुछ ऐसा उस वक़्त तक कोई मसला नहीं था। हमने रात भर बिताई। रात को ज़्यादा हंगामा होने लगा। हमने सोची बच्चों से कही कि भाई यहाँ से कहीं चलते हैं, कुछ माहौल आउट हो रहा है। हमने जो है बच्चों से कहा, बच्चे जो है अपना सामान बांध लिया। वो सामान हमारा जो है रात भर बंधा का बंधा रह गया। वहाँ पब्लिक टूटी नहीं। कभी इस गली से 10 आते हैं तो कभी इधर से 4 आ जाते हैं, कभी 2 आ जाते हैं, कभी 6 आता है। अब किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में त्रिशूल, किसी के भाला,
और उस चीज़ों को देखते हुए हमारे भी मन में खटक सी पैदा हो रही थी कि आज हमारे 3 लड़कियां हमारे घर में जवान, हमारी घरवाली, हमारे बच्चे 4 लड़के हैं छोटे। हम उन्हें देख करके मैंने कि यार इन्हें कहाँ लेके चलें, कैसे करें। तो ऑटो हमारा वहीं खड़ा हुआ था, कार भी हमारी वहीं गली में खड़ी थी, टी पॉइंट पे मकान था। मैंने कि कहाँ जाएं, अब कैसे जाएं हम, निकलने का कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा था। तैयारी हमने कर ली थी, अपने 2-2 जोड़ी कपड़े हमने रख लिए थे, बाकी घर के कमरों में ताला वाला लगा दिए थे। हमें मौका नहीं मिल पाया, पूरी रात बाहर मैंने बच्चों को जो है कमरे में सुला दिया और मैं नहीं सोया। मैं छत पे चढ़ता, कभी नीचे आता, कभी छत पे जाता, कभी गली में झांकता। मौका चलता रहा, देखता रहा, कोई मौका ऐसा नहीं लगा कि कोई इधर से आ जाता, कोई इस गली से जाते। हल्ला हंगामा हो रहा था। सुबह 25 तारीख हो जाती है, मौका निकलने को नहीं हुआ। कुछ लोग हमारे पास आके बैठ गए, मोहल्ले पड़ोस के। वहाँ आरएसएस के लोग ज़्यादा हैं, जो कि कभी हमसे उन्होंने आज तक तू नहीं की थी। अब वो आके बैठ गए। मैं बोला बच्चों से कि भाई चाय वाय के लिए कुछ दूध ले आए। मंगलवार का दिन था, 2020 था और 25 तारीख थी, दिन मंगलवार का था। मैं दूध लेने गया तो देखा तो दूध की दुकानें कोई खुल नहीं रही थी। और बाकी एक डॉक्टर की दुकान थी, मुसलमानों की, चांद बाग में रहते थे वो बेचारे, उनकी दुकानों को वो तोड़ा फोड़ी लोग वहाँ कर रहे थे। तो मुझे भी थोड़ी सी दहशत सी हुई, मुझे भी थोड़ा सा महसूस हुआ। तो मैं बच्चों से आके बोला भाई दूध तो है नहीं, बगैर चाय के रह लो और हम जो है तो उसे कर लेते हैं। कोई बात नहीं, चले गए। फिर जो है मैं भाई के पास आया, कारखाने पे आया अपने, सेफ अलवारी कारखाना मैंने जो है खोल दिया। वहाँ झाड़ू वाड़ू लगाई, कारखाना खोल दिया। मैं भाई के पास गया। भाई के यहाँ हमारे बकरी बकरियाँ पाल रखी है। एक कारखाना उधर है, 2 कारखाने अपने थे। और बकरी का दूध जो है भाई ने क्या लगा लड़के को भेज दे, दूध ले जाएगा। तो बकरी के दूध की मैं कम पीता हूँ चाय, भैंस की ज़्यादा पीते हैं। वो बकरी के दूध की जो है चाय ले करके, वो 2-2.5 किलो दूध, हमारा सद्दाम लड़का है वो अभी यहीं था, देखो वो गया दूध लेकर के घर पे आया, चाय वाय बन गई। जो घर में था बनाया, कुछ खा पी लिया। थोड़ी देर के बाद मैं कारखाने पे गया तो मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगा। तो ये तो बहुत सारे लोग आते हैं कि नंद किशोर जिंदाबाद, मुल्ला कटुए आज काट दो, आज एक भी मुल्ला नहीं रहना चाहिए। और आज हमें प्रशासन ने टाइम दे दिया है, आज प्रशासन हमारे साथ है, जगदीश प्रधान जिंदाबाद, नारे लग रहे थे, कपिल मिश्रा जिंदाबाद। बहरहाल हमसे उन्होंने कुछ नहीं कहा। भीड़ जो थी 30-40 आदमियों की थी, वो शिव विहार पुलिया की तरफ चली गई। मैं वहाँ से कारखाना जो है बंद करके ताला लगा के आ गया। ताला लगा के जब मैं घर पर आ गया तो मैं भाई के पास आया। मैं भाई से बोला मेरे भाई बंद कर दो और बेकार है यहाँ, माहौल कुछ आज अच्छा नहीं लग रहा, कहीं चले चलो यहाँ से। भाई कहने लगा कहाँ जाओगे, किधर जाएंगे, कैसे करेंगे। कहने लगे सब छोड़ दो, कहीं देखी जाएगी। मैं भाई गया, बकरियाँ हैं वहाँ 30-35 बकरियाँ हैं जो बंधी हुई हैं, भाई ने पाल रखी वहाँ। भाई वहाँ से जो मैं कह के चला आया, मैं घर पे आया तो मैंने इतने चाय पड़ी थी तो ऐसी सरकारी कुर्सी दरवाजे के आगे मेरे पड़ी हुई थी। तो मैं थोड़ी देर में देखता क्या हूँ तो गली, सामने गली है जैसे, तो मैं गली है जैसे देखा तो सामने मेरी जो कार थी, लोग उसे उल्टा तोड़ ला रहे, उसके शीशे वीशे तोड़ दिए और उसे खींच के पुल की तरफ ले जा रहे। कोई 200 मीटर की दूरी पे खड़ी थी कार मेरी। मैं बोला यार कार तो मेरी है ये। अब देखा मैंने कार है, मैंने यार कुछ मसला लंबा हो गया। मैं अंदर गया, घर में बच्चों से कहा कि भाई जल्दी करो, यहाँ से निकलो, अब पैदल ही निकल लो, गाड़ी सब छोड़ो, घर मकान। अब मैंने मौका लगाया तो बच्चों ने ताला लगाया, इतनी देर में ताला भी नहीं लग पाया, मेन गेट रह गया। पब्लिक बहुत आने लगी तो इतनी देर में देखते क्या है, जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं बच्चों को लेके, मैं लड़कियों को लेके, इतनी देर में बहुत सारी भीड़ आ गई। अब तो कट्टे, बंदूक, बम फाड़ रहे, पेट्रोल की बोतलें उनके हाथ में। अब मैंने कि बच्चों को लेके इधर देखूँ इधर भीड़, इधर देखूँ इधर भीड़, मौका नहीं मिला मुझे कहीं जाने का।
मैं पड़ोसी में अभिषेक का घर था, हमारे घर से एक छोड़ के घर। अभिषेक से घर में मैंने बच्चों को घुसेड़ दिया, तो जीने पे से अभिषेक आ रहा था। अभिषेक कहने लगा अंकल क्या हुआ, क्या हो गया? मैंने कहा बेटा बहुत भीड़ आ रही है और कार भी तोड़ दी, मेरी कार ले जा रहे हैं। कहले ऊपर आ जाओ, ऊपर आ देने सब बच्चों को ऊपर चढ़ा दिए। बच्चे ऊपर चले गए। बच्चे ऊपर जा कर के कमरे में जो है, जो ग्राउंड से कहते हैं उसे तीसरी मंजिल बोलते हैं, हम तो हिंदी में जो बताते हैं उसे तीसरी मंजिल बोलते हैं, और वो कहते हैं और कहते हैं कि दूसरी मंजिल है। तो हमें तो 3 मंजिल का उसे पता है, तो हम उस पर गए। बच्चे कमरा था उनका, 25 गज का मकान है, मैंने उस कमरे में कुंडी लगा दी, बच्चे वहाँ अपने लड़कियाँ वगैरह सब। मैं जो शीशे की तरफ जो उनके विंडो थी वहाँ आ गया और मैं देखने लगा। तो इतनी देर में तो आके देखा तो भाई के जिस भाई से मिल के आया था वहाँ आग लग रही, धुआं उठने लगा बहुत तगड़ा तगड़ा काला। उनके घर में? हाँ, घर में कारखाना है, कारखाना भी है और मेरा कारखाना भी है, भाई वहीं रहता है। और वहाँ देखा तो आग लग रही, मैं शीशे में से देख रहा, मैंने कहा ये तो आग लगा दी इन्होंने। तो मैं जैसे ही सोचा, मैंने कि यार क्या करूं मैं बच्चे साथ। इतनी देर में मैं देखता हूं तो भाई वहाँ खड़ा हुआ है और खड़ा होकर हाथ जोड़ रहा है उनके। हाथ जोड़ते जोड़ते इतनी देर में तो एक जने ने भाई की गोली मार दी। वो लखपत है, जो हिंदुओं में से खटीक का मोहल्ले का लड़का जिनने गोली मारी। एक ने इतनी देर में भाई की पीठ पे वो मोटा डंडा होता है जिससे वर्जिश करते हैं, वो डंडा मारा। भाई गिर पड़ा। मैं भाई को लिए देखने लगा। जैसे ही मैं नीचे उतर के आने लगा तो मैं जीने पे से जैसे ही आया तो मैं 2 जीने उतरा हूँगा, सो पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हुआ, मैं उसी पैर और सीधा ऊपर चढ़ गया वापस। और मैं खिड़की पे से सब देखता रहा। मेरा भाई वहाँ गिरा पड़ा हुआ था। मेरा भाई गोली लगने के बाद देखा तो खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद जैसे ही खड़ा हुआ तो वो तड़प रहा था, तो उसने लखपत ने दूसरी गोली उनके भाई के मार दी। गोली मारने के बाद पब्लिक खड़ी थी, बहुत सारी पब्लिक थी वहाँ, सब चीज़ में आग लगा दी, बकरियाँ खोल दी, बकरियाँ चिल्लाती भी जा रही हैं और सब कोई बकरी ले जा रहा है, कोई सामान ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है। मैं देखा वहाँ तो बहुत सारे लोगों ने, जिनके मैं चेहरे नहीं देख पाया, सारे हिंदू भाई थे, उन्होंने किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़े और बहुत सारे भाई उन्हें पकड़ के झूला सा बना के भाई को जब आग लगाई थी उसके अंदर आई फेंक दिया उसको? आग में गिरा। तो भाई आग में जब गिरा तो वो रिक्शे थे उनके 15-20 रिक्शे जो रेड़ियाँ किराए पे भी देते थे, वो रेड़ियाँ सब उनके ऊपर, जैसे भाई खड़ा हो गया एकदम। तो लखपत ने सीधे यहाँ गोली मारी तीसरी। जब गोली यहाँ मारी तो भाई गिर गया, फिर भाई वहाँ से नहीं उठा। लखपत आज की तारीख में कहाँ है? आजकल बाहर छोड़ रखा है, पुलिस ने जमानत पे छोड़ रखा है उसे। मैंने उनके खिलाफ हाई कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगा रखी है वकील से। महबूब पराचा कभी आज तक तारीख पर नहीं आया। जिंदगी हो गई, हमारी बहस भी चली, हमारे बयान 24, जैसे सुबह 10 बजे गए, शाम को 5 बजे आ रहे हैं, हर तारीख पे बुलाया जाता है। महबूब पराचा का आदमी कोई नहीं आया। सिर्फ महबूब पराचा सिर्फ नाम कमाने में माहिर है, उनके बस की कुछ नहीं है। एक बार बताइए, आपके भाई को लेकर के आपको कोई मुआवजा वगैरह मिला? वो हमारी भाई की लड़की है, उसे मिला है। कितना मुआवजा? 10 लाख रुपए दिए हैं। 10 लाख रुपए? हाँ जी। एक चीज़ और बताइए कि अक्सर क्या होता है कि जब कोई मोहल्ले में या इलाके में जब कोई कांड होता है और अगर उसमें हमारा घर शामिल हो किसी भी तरह से, अगर हमारा नाम आ जाए, तो आस पड़ोस के लोग जो हैं वो उनका व्यवहार हमसे बदल जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ। जब हम वहाँ गए तो एक भी शख्स ने हमारा साथ नहीं दिया, एक आदमी ने भी गवाही नहीं दी। हम जब मौके वारदात पे गए, भाई मार दिया, घर में आग लगा दी। पहले हमारे घर में लूट करी, फिर कारखाना लूटा है, फिर पूरे घर को आग लगा दी, ऑटो जला दिए, कार जला दी। पहले इन्होंने मोहल्ले के लोगों ने लूट करी है। जो बाहर के लोग आए थे वो मारधार करने आए थे और जो मोहल्ले के लोग थे उन्होंने लूटपाट करी है। एक चीज़ और आपसे पूछनी है कि जिनका नाम इस दंगे में आया था, जिनको आरोपी बनाया गया, अभी तक वो दोषी साबित नहीं हुए हैं, ताहिर हुसैन, उनको आरोपी बनाया गया था। इस बार उन्हीं को AIMIM यहाँ से चुनाव लड़ा रही है। क्या लगता है आपको कि वो वाकई में दोषी हैं या फिर कोई साजिश है? क्या लगता है? देखिए, इस बारे में तो हम नहीं कह सकते, ना तो हम उस समय मौजूद थे उनके वहाँ। हम तो अपनी आपदा से भी घुसे पड़े थे
कि हमने ना देखा उन्हें कि क्या हुआ उनके साथ। हम तो अपनी परेशानी से रात को वहाँ से 1 बजे घर में से निकले हैं, रात को बच्चों को लेके 7 जनों को 10 जने हम निकले हैं, हमारी जान बच गई, ऊपर वाले ने जान बचा दी। मुस्तफाबाद में आ गए रात तो को। अभी आप वहीं पर रहते हैं या घर बदल दिया? नहीं जी, अब तो जब से वहाँ से आए हैं उसके बाद से बिहार नहीं गए, अपने यहीं रहते हैं। डर है हमें, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। कौन थे वो लोग जो वही वो- इकट्ठा आए थे? वो कौन थे? वो कोई धर्म जाति क्या विशेष जाति के थे? किस कोई आपको दिखाई पड़ा हो विशेष? उनके सबके तिलक लग रहे थे, वो उस मोहल्ले के लोग नहीं थे। जो मार काट कर रहे थे वो लोग उस मोहल्ले के नहीं थे, वो कहीं और से आए हुए अंत थे और लंबे लंबे तगड़े पहलवान थे। अगर वहाँ मोहल्ले की औरतें अगर कोई वीडियो बना भी रही थी तो मेरे को यहाँ तक आवाज़ आई है, उन्हें इतनी गंदी भक्त गालियाँ दी हैं, इतनी गंदी कि मैं जबान से कह नहीं सकता कि अगर आज मुल्लाओं को नहीं काटा तो तुम अपनी माँ बहनों की मतलब उन्हें गालियाँ दे के एक वो लड़का फ़ोन भी फोड़ दिया गया जो हिंदुनी वहाँ थी, हिंदू भाई की, उन्हें वीडियो बनाना चाहा था, उसका फ़ोन भी आपके जो भाई की बेटी है वो अभी क्या करती है? उनके घर में सब कमा खा रहे हैं ठीक से? घर सही है उनका? वो पिलक में शादी कर दी थी मैंने। भाई की हमारी घरवाली खत्म हो गई थी 20 साल पहले ही। लड़की की शादी मैंने ही करी थी, भाई अकेला था, मेरे पास ही रहता था, बेटी की शादियां कर दी। साहब क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निसार अहमद है। निसार अहमद। निसार साहब, हमने अभी तमाम दंगा पीड़ितों से बात की। किसी के भाई को जला दिया गया, किसी के 2 बेटों की मौत हो गई, किसी का 1 बेटा मर गया दंगे में। आप इस दंगे में अपने आप को कहाँ देखते हैं? आपके साथ क्या हुआ था? हमें बताएं पूरी तरह से जो भी आपके साथ हुआ था। आ, मैं भगीरथी विहार मैन नाले पे मकान था मेरा और 23 तारीख को कुछ भड़काऊ भाषण हुए थे कपिल मिश्रा के द्वारा, लेकिन हमारे यहाँ 23 तारीख को कुछ नहीं हुआ था। वो उसकी जो स्पीच है, क्योंकि जो भड़काऊ भाषण थे उसकी वजह से कुछ लोग जो हमारी तरफ 24 तारीख के हमारे यहाँ पे एक प्रोटेस्ट चालू कर दिया सीए के समर्थन में, क्योंकि इधर सीए के समर्थन में इधर सीए को खिलाफ चल रहा था और वहाँ सीए के समर्थन में उन्होंने कोई एक प्रोटेस्ट लगाया जिसमें दिल्ली पुलिस के जो बैरिकेड होते हैं वो लोग को रोक करके और वहाँ पर एक लाउड स्पीकर लगाया वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ के हमारी कॉलोनी के कुछ लोग जानने वाले हैं हमारे, उन्होंने और वहाँ पे लोगों से कहा कि भाई आओ हम सब सीए का समर्थन करेंगे और जो है एक भीड़ इकट्ठा करनी शुरू कर दी उन्होंने। तो जैसे ही वहाँ भीड़ इकट्ठी शुरू हुई तो हमने वहाँ 100 नंबर कॉल भी शुरू कर दी इधर, भाई यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो हो सकता है कि आने वाले जो जैसे वक्त गुजरेगा तो वो दंगे का चांस बन रहे थे वहाँ पे, जैसे कि एक जय श्री राम के नारा लगाना है, एक और हर हर महादेव के नारे लगाना, कट्टर हिंदू एकता नारे लगाना, आओ हिंदू हम सब एक हैं, और इस तरह के नारे लगाना। तो एक भड़काऊ से एक नारे थे, तो लोग जो है वहाँ पे जैसे ही तेज आवाज़ थी लाउड स्पीकर की, तो लोग वहाँ पे धीरे लोग जो है इकट्ठे चालू होने लगे और जब इकट्ठे हुए लोग तो वहाँ पे भीड़ बढ़ती चली गई। तो 1-2 पुलिस वाले थे वहाँ पे, तो वो वहाँ कुछ कर नहीं पा रहे काम के लिए वो। उसके बाद जैसी भीड़ इकट्ठी हुई तो हमने बार-बार 100 नंबर पे कॉल भी कर रहे थे, लेकिन वो 100 नंबर का कोई वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, ना कोई पुलिस आ रही थी। बार-बार पुलिस यही कह रही थी कि हम आ रहे हैं, बस ऐसे कहती, बस इतना कह के फ़ोन काट देते वो लोग। लेकिन वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आया, ना कोई 100 नंबर वाले आए और ना ही कोई। तो ऐसे ही पूरी रात 24 तारीख की जो रात थी वो ऐसे ही गुजरती चली गई। जो वहाँ के दंगाई लोग थे वो भीड़ को तो पूरी रात वहाँ प्रोटेस्ट रहा उसी पॉइंट पे, जोहरीपुर टोल टैक्स है, भागीरथी विहार का जो तिकोना बोलते हैं, वहाँ पूरी रात एक जमा बाड़ा रहा लोगों का और भीड़ पूरी रात बढ़ती चली गई। तो जैसे ही कुछ लोग वहाँ से लोग गुजरते, जो लोग एक मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ से गुजर रहे थे आने वाले रास्तागीरों को, उनको एक टारगेट बनाया गया कि इनको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करके उनको लोगों को मारपीट करना, उनकी बाइकों में आग लगा देना, इस तरह के काम हमने वहाँ देखा था। तो आप किस तरह से उसमें प्रभावित हुए? आपके साथ क्या हुआ था? जी, मेरा घर उसी लोकेशन पे है क्योंकि जहाँ ये दंगे स्टार्ट हुए थे भागीरथी विहार में। पूरी दिल्ली में ज़्यादातर अक्सर मर्डर वहीं पर हुए हैं, उस तरह मर्डर एक पॉइंट पे कहीं नहीं हुए। तो मेरा घर वहाँ कुछ ही दूरी पे है, तो वहाँ बस शोर गुल की आवाज़ आ रही, तो मैं देख करके वहाँ गया और वहाँ जाके देखा मैंने।
फिर वहाँ से 100 नंबर कॉल की, फिर अपने घर पे कॉल की, तो फिर हम डर गए थे और डर के हमने वजह से हमने अपने घर में जो है अपने आप को एक गेट लगा करके बंद कर लिया, ताकि हम बाहर जाएंगे तो फिर भीड़ और बढ़ती चली गई, तो लोग नाले पर कभी इधर कभी उधर। तो कुछ पड़ोसी ने हमसे कहा, निसार भाई तुम बाहर मत निकलना, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। वो क्योंकि पड़ोसी भी मुस्लिम थे या हिंदू थे? वो पड़ोसी हिंदू थे हमारे, और उन्होंने कहा आप बाहर मत निकलना, आपको कोई ज़रूरत हो सामान की हो तो हम ला देंगे। जो मेरे कुछ पड़ोसी थे, कुछ पड़ोसी हमारे इधर, तो कुछ पड़ोसी हमारे जो अ, थे ही नहीं, कुछ पड़ोसी जो है वो वहाँ प्रोटेस्ट में थे, चल रहे थे, कुछ नहीं जा रहे वहाँ प्रोटेस्ट में। तो हमने कहा ठीक है नहीं जाएंगे जी, बोले बाहर मत आना, दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। मैं नहीं आया। अगले दिन पूरी रात ऐसे ही रहा, वो लोग नाले पे आते और नाले पा करके जय श्री राम, हर हर महादेव, जागो हिंदू एकता, कट्टर हिंदू एकता, आओ मुसलमानों को मुल्लों को मारो, इस तरह की, और इनको मारो और काटो और जलाओ, लूटो मारो और जलाओ के नारे लगाने लगे। इस तरह के नारे, हम डर गए तो हमने अपना गेट नहीं खोला। तो इस तरह पूरी रात रहा वहीं पर। उन्होंने सरकारी जो कैमरे होते हैं लगे होते हैं, और वो सरकारी कैमरे भी तोड़ने शुरू कर दिए। वहाँ के जो खम्भे पे लगे होते हैं, किसी के मकान पे लगे होते हैं, तो सरकारी कैमरे तोड़ दिए उन्होंने। ये सब कुछ पूरी रात हुआ? पूरी रात हुआ। फिर सुबह होती है, अब जैसे सुबह क्या होता है? अब जैसे ही हम पूरी रात सोए नहीं, और हम ये नज़ारा कभी अपनी बालकनी में आके देखते रहे, कभी हमारे को नींद नहीं आई, क्योंकि अब हमको ये लगा कि हम भी एक खतरे में हैं और हम बच नहीं पाएंगे। तो हमने खाना भी नहीं खाया, जो खाना हमने सुबह खा रखा वही खाना हमने खाने नहीं खाया, घर में कुछ नहीं बना, हम पूरी रात भूखे रहे, और ऐसे ही एक अपनी बेचैनी सी बनी रही, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर होते रहे, और हम देखते रहे कि यहाँ पे भाई, लेकिन हम पुलिस को बार बार कॉल कर रहे थे, लेकिन हमारी कोई मदद वहाँ पुलिस की नहीं आ रही। और उसके बाद अगले दिन सुबह 7 बजे के आसपास मेरी सिस्टर भाई बराबर रहती है, बराबर में थोड़ी दूरी पे, यहाँ से 2-3 मिनट का रास्ता है। तो भाई मेरे सिस्टर का बार बार मेरे पास फ़ोन आ रहा था कि भाई जो है तुम सेफ़ हो। मैंने कहा हम सेफ़ तो नहीं, अभी तो सेफ़ है हम फिलहाल। हम इधर वो भी वो पूछ रहे बार बार तुम सेफ़ हो, वो भी कह रहे हम भी अभी तो फिलहाल सेफ़ हैं, आगे की यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, हमारे यहाँ भी बहुत आदमी आ रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तो मैंने कहा भाई यहाँ से निकलना कैसे निकला जाएगा। तो मैं सुबह 7 बजे वहाँ गया, और मेरी सिस्टर वहाँ नहीं मिली, वो अपने एक सुरक्षित जगह पर चली जा चुकी थी 7 साढ़े 7 बजे। मैं उन्हीं कुछ सेकंडों में वापस वहाँ से आ गया अपने घर। फिर घर आकर के फिर मैंने जो है रुक गया घर आके के, और घर आके फिर गेट खोल के घर घुस गया। तो इतने भीड़ वो मेरे पीछे पीछे आ गई कुछ ही देर बाद, 9 बजे के आसपास। वो फिर भीड़ क्या हुआ? वो भीड़ जब घर में आई, तो वो हमारे एक पड़ोसी का मकान है पहले, उस मकान पे उन्होंने एक लूटना चालू किया, उसको उसमें आग लगा दी। पड़ोसी के मकान? पड़ोसी के मकान में। हमने उनसे मना किया भाई क्यों कर रहे हो ऐसा यहाँ पे। तो जैसे ही हमने उनसे मना किया, उस पीरियड में मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी उस वक्त अपने फ़ोन से। मेरा फ़ोन आज तक वो थाने में जमा है, वो मिला दी मुझे। अच्छा, उसके बाद वो पड़ोसी के घर में आग लगा दी, फिर आपका घर भी पड़ोस में था, फिर क्या मेरा हुआ? एक पड़ोसा, तो वहाँ पे एक धुआं की लपटें आने लगी, तो हमारा एकदम घुटने लगा, वो धुआं हमारे घर में आगे भर गया। अच्छा। तो हमने कहा भाई क्यों कर रहे हो ऐसा। तो उन्होंने, जैसे ही मैंने मना किया उनसे कि मत करो ऐसा, तो उन्होंने मेरे घर में भी गेट तोड़ दिया, मेरे मकान का गेट तोड़ कर, और मेरा शटर भी तोड़ दिया, और वो लोग सारा माल लूटने लग गए। मेरा घर में जो 3 बुलेट थी नई, और 2 बाइक नई और थी, और उसके अलावा मेरा गोडाउन था जीन्स का, लोअर टी शर्ट का और जैकेट का मेरा गोदाम था, वो गोदाम सारा लूट लूट के लोग ले जाने लगे। लेकिन वो हमारे, तो और उसके बाद उन्होंने कुछ ही देर बाद हमारे भी सामान में कुछ वहीं आग लगा दी, जो बचा था नीचे से। हमारा एक बड़ा बक्सा रखा था, वो उसमें भी आग लगा दी, जो सोफा रखा था वो गोडाउन में जो भी सामान था नीचे आग लगा दी। तो हमारा जो है इस तरह दम घुटने लगा, तो हम ऊपर छत पे चले गए। ऊपर छत पे जाकर, अब हम बाहर गेट से निकल नहीं सकते, हम छत पे ही थे। अब बाहर आते हैं तो हम आपत्ति हमारे लिए, क्योंकि हमारे ऊपर पत्थर भी बरस रहे थे, कुछ चोटें भी आ रही थी हमारे, लेकिन हम चोट को, उस समय हमें चोट दिख नहीं रही थी, हमारी चोट लग कहाँ रही है, लेकिन समझ जान बचानी भारी पड़ रही उस वक्त हमारे लिए। तो हम ऊपर छत पे गए, पहले दूसरे पे गए, फिर तीसरे पे जाकर के हमने अपनी वाइफ को मैंने पीछे की तरफ लटकाया, हाथ पकड़ के। मैंने यहाँ से भाई लटक जाओ और इस मकान में कूद जाओ। तो फिर जो है एक हमारे पड़ोसी है, उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं, चोट लग जाएगी, क्योंकि मेरी छत जो वो, हमारे जो पीछे वाला मकान था वो 1 मंजिल था, और मेरा मकान 3 मंजिल था, 2 मंजिल का गैप था मकान में। तो उन्होंने कहा भाई हम सीटी लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर लटकाया, तो उनको एहसास लगा कि भी चोट लग सकती है और ये मर सकती हैं, ऊपर से फेंक रहे हैं ये। तो उन्होंने फिर सीटी लगा दी हमारे लिए एक।
तो आपने फिर सीढ़ी से उनके घर पर चले गए? फिर सीढ़ी से उतर के मेरी फैमिली है पूरा, जो हम 4 मेंबर थे घर में, 2 बेटे थे और एक मैं और एक मेरी वाइफ, वो नीचे उतर के चले गए उनके घर में। फिर एक घर से दूसरे घर में, दूसरे से तीसरे घर में, फिर गली में, गली से फिर चौथे घर में जाके हमने जो है थोड़ा-सा साँस ली। और आपका घर पूरा जल चुका था? पूरा घर हमारा जल चुका था, कुछ सामान बचा कि सब सामान जल गया? कुछ नहीं बचा वहाँ पे। फिर आप उसके बाद जब वो पूरा घर जल गया, फिर आप कहाँ आए? कहाँ पर आपने तो ठिकाना मैं बनाया? जो है, मेरे पड़ोसी हैं, तो लेकिन आने का मौका नहीं मिल रहा बाहर आने के लिए, तो एक हुँ। पड़ोसी में उनके घर जाके हम छुप गए थे। हुँ। तो वहाँ पे उन्होंने फिर चाय बनाई कि भाई अब बैठो यार, पर हम परेशान थे, बच्चे रो रहे थे हमारे। तो हमने जो है वहाँ बच्चों से कहा भाई परेशान मत हो, वो देखिए जो हम बाहर निकल के आए तो फिर हम कुछ इतने में पुलिस आ जाती है, वहाँ पे 2 पुलिस वाले आते हैं, बीट वाले। उन्होंने भीड़ को तितर-बितर किया, तो उस वक़्त हमें थोड़ा मौका मिला एक अपने एक मुस्तफ़ाबाद क्षेत्र में आने के लिए। एक सुरक्षित जगह आने के, फिर हम ईदगाह कैंप में आए वहाँ से। ऐसे ही मतलब छोड़ आप दिया। वहाँ से जब आपके घर में आग लगी उसके बाद आप मुस्तफ़ाबाद आए, उसी दिन जब के पुलिस ने हाँ, भीड़ तितर-बितर की। जी। तो उसके बाद फिर आपके घर का आपको कुछ मुआवज़ा मिला, जो आपके घर में आग लगी थी? मुआवज़ा वो गवर्नमेंट ने जो वादा किया था कि इतने का मुआवज़ा मिलेगा, इतना नुकसान होगा, कोई मुआवज़ा नहीं दिया। 2.25 लाख रुपए मिले हैं मुझे हुँ। गवर्नमेंट से, बाकी कोई मुआवज़ा नहीं मिला। मतलब आपका पूरा घर जल गया, आपको 2.25 रुपए हाँ, मिले जबकि थे। हाँ जी, जबकि घर में नुकसान 50-60 लाख रुपए का तकरीबन नुकसान है, लेकिन वो मुआवज़ा 2.25 लाख मिला है। वो आज तक हम जो है अपनी आर्थिक स्थिति को सँभाल नहीं पा रहे हैं, जो कि आज हम अपने मकान से, दुकान से कारोबार नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेरा एक कारोबार होलसेल था उस वक़्त। तो ये मुस्तफ़ाबाद में आपका ये घर पहले से बना हुआ था? नहीं, ये नहीं बना हुआ था। तो आप जब वहाँ से आए थे, तब आपने उस समय किसी के घर में घर रहकर ये घर बनवाया था या पहले मैं 2 साल जो है तकरीबन रेंट पर रहा हूँ, अच्छा। किसी के मकान पे। हुँ। 2 साल रेंट पर रहा, फिर 1-2 साल तकरीबन 2.5 साल रहा हूँ, 2 साल से मकान है मेरे पास ही अब। अच्छा। फिर मैंने वो मकान बेचा, वो वाला। वो मकान बेच के वो आधी कीमत में मकान बिका, फिर मैंने ये मकान लिया यहाँ पे पतली गली में। ये वो मेरा मकान मेन रोड पे था। तो वो तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है। आप अब यहाँ के वोटर हो चुके हैं या फिर जहाँ पहले रहते थे वहीं के वोटर हैं? नहीं, अभी तो मैं वहीं का वोटर हूँ इस वक़्त तो। हुँ। वहाँ के वोटर हैं लेकिन आप मुस्तफ़ाबाद में रह रहे हैं। मुस्तफ़ाबाद में ता अ, ताहिर साहब को टिकट दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने दंगे भड़काए, उन्होंने अपनी छत पर पत्थर रखे, तलवारें रखी, उन पर आरोप रखते हैं। जेल भी गए हैं वो। एआईएमआईएम से कैंडिडेट हैं। क्या लगता है आपको कि एक राजनीतिक परिदृश्य से अगर देखा जाए, तो उन पर वो आरोप ठीक हैं? क्योंकि अभी वो दोषी नहीं पाए गए हैं। आरोप ठीक हैं या कोई राजनीतिक तौर पर उनको फँसाया जा रहा है? और अगर वो जीत गए, मान लीजिए, तो जेल में रहते हुए वो कैसे जनता के लिए काम करेंगे? देखो, ये एक मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इनको लड़ा कौन रहा है, हुँ, और इस तरह की वो जनता के बीच में कैसे काम कर पाएँगे। हुँ, और मैं उनके बारे में ज़्यादा, ताहिर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि मैं यहाँ, वो मेरा घर और कहीं था, मैं और कहीं का हूँ। मैं आज भी वोटर और उसी जगह का हूँ, हुँ, और मैं उनका वोटर भी नहीं हूँ उस इलाके का भी। और मेरी तो एक षड्यंत्र के तहत एक राजनीति को न त्रिकोणा बनाने के लिए एक पार्टी ने, किसी पार्टी ने यहाँ पे उतारा है उनके लिए। तो बाकी अब कितना जीत पाएँगे, नहीं जीत पाएँगे, क्योंकि इलेक्शन लोग सोच समझ के वोट करेंगे तो इलेक्शन सही होगा, नहीं तो यहाँ पे एक अलग तरह की राजनीति है। हुँ, क्योंकि लोगों को इसी एक कैंडिडेट पे 3 मुस्लिमों को पार्टी ने उतार दिया। हुँ। एक ही छोटी सीट पे 40% पे 3 लोगों को उतार दिया है। ये पार्टियों के कुछ षड्यंत्र के तहत काम किया गया है यहाँ पे। नहीं तो वहाँ 58% पे कुछ एक कम लोग हैं, और 30% पे एक मुस्लिमों को उतार दिया। एक पार्टियों की भी मैं तो यहाँ पे कुछ जो पार्टियाँ हैं, उनकी भी कमी बताऊँगा, क्योंकि पार्टियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी एक गलत काम हो रहा है यहाँ पे। हुँ। लेकिन अब भले ही आप वोटर ना हो, लेकिन आप अब जो भी यहाँ से कैंडिडेट जीतेगा, आप उसी के विकास के दायरे में आएँगे, बात ये है। तो अब ताहिर हुसैन को लेकर के भी आपको थोड़ा-सा सेंसिटिव होना पड़ेगा। जी, असल में क्या है, मेरा कोई उनसे मेरे कोई जानकारी तो उनके बारे में है नहीं। और तो अब वो क्या कर पाएँगे, मेरी तो राय उनके लिए ऐसी कोई ख़ास है नहीं हुँ, कि वो काम कर पाएँगे, क्योंकि वो जो लोग मौके के एमएलए हैं, वो काम नहीं कर पाए हुँ, इस सरकार में रह कर के। वो तो एक आरोपी है, एमएलए है। हुँ। दूसरी बात, जेल में रह कर के कैसे काम कर पाएँगे वो लोग? चलिए, उनको तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए ठीक है।
तो हमने जिन तमाम लोगों से बात की, देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव हैं अपनी जगह पर हैं, मगर 2020 में जो दंगे हुए उसमें जो पीड़ित थे, उनसे बात करना बेहद ज़रूरी था। चूँकि उन्होंने चीज़ों को भोगा है, वही बता पाएँगे कि असल में हम किस तरह से उस दौर में गुज़रे, उसके बाद हमारा साथ किस नेता ने दिया, किस पार्टी ने दिया और किस तरह से दिया, हमें मुआवज़ा किसने दिलाया, किसने हमारे लिए दौड़-भाग की। तो उनसे बात करना बेहद ज़रूरी था, उनका हाल-चाल जानना आज की तारीख में क्या है, वो बेहद ज़रूरी था। तो हमारी एक छोटी-सी कोशिश रही कि दिल्ली दंगों के जो पीड़ित थे उनसे बात की जाए, हमने उनसे बात की, उनके दर्द को समझा। उम्मीद है कि उनकी बात को समझकर आप भी उनके दर्द को समझ सकेंगे। आप उससे अंदाज़ा लगा पाएँगे कि दिल्ली जो राजधानी है, वहाँ का माहौल क्या है। दिल्ली चुनाव में आपकी मर्ज़ी, आप किसी को भी वोट दें, मगर जिसका दर्द सामने है, जो अपना दर्द ज़ाहिर कर पा रहा है, उसे सुन कर के आपको तर्क-वितर्क करना बेहद ज़रूरी है। मुस्तफ़ाबाद से रविशंकर के साथ कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा।